हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप पहले का 4 चैप्टर नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का। पिछले चैप्टर में हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग मैप के बारे में पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे सिंबल क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मैप का क्या कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़े थे, कंपास नीडल क्या होता है, ये सब पढ़े थे। मैप, स्केच, प्लान, मैप कितने तरह के होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, है ना। मैप और ग्लोब में अंतर, कौन ज़्यादा यूजफुल है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आइए चैप्टर 5 चालू करते हैं। यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस चैप्टर में हम लोग मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अर्थ का डिफरेंट, जो अर्थ के सरफेस पे जो डिफरेंट पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलने से पहले इसका हम ऑरिजिन देख लें कि ये जो वर्ड है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये चारों जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोज मीन्स स्टोन और एटमॉस मीन्स वेपर, ह्यूडर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो इसी से पता चलता है कि लिथोस्फीयर में क्या होगा, जो स्टोन के बारे में पढ़ना होगा। स्टोन यानी कि पहाड़ वगैरह, यानी कि अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ना है, सॉलिड पार्ट के बारे में। एटमॉस्फेयर यानी वेपर, एटमॉस्फेयर यानी कि पूरे वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, हवा के बारे में पढ़ना है। और वाटर यानी कि वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर में, ओशियन, रिवर, सी, लेक, ये सब के बारे में। बायोस मीन्स लाइफ, यानी कि बायोस्फीयर में हम लोग को ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है, लाइफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसा आप क्या जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अर्थ पे जो लाइफ है क्यों एग्जिस्ट करता है, तो क्योंकि अर्थ पे वाटर है, एयर है, एयर में ऑक्सीजन का क्वांटिटी अच्छा है, और एक गोल्डी लॉक जोन होता है। पहले के चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम लोग गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं, जहाँ जो सन से ना ज़्यादा दूर होता है ना ज़्यादा नज़दीक होता है, यानी एक ऐसा प्रॉपर डिस्टेंस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे यदि हम देखा जाए तो मरकरी प्लेनेट है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो सन के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। उसी तरह से प्लूटो है, नेपट्यून है, यूरेनस है, वो सब सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, सनरेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता ठीक से। तो अर्थ एक ऐसे प्रॉपर जगह पे है जो जहाँ पे लाइफ आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो इस जोन को गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, GOLDILOCK। गोल्डी लॉक जोन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है या कर सकता है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करने के फेवरेबल जहाँ पे कंडीशन हो उसको हम लोग गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। तो हम लोग इसी में इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि अर्थ एक ऐसा ही प्लेनेट है, मतलब अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन बींग कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी कि ह्यूमन बींग यहाँ इसलिए मौजूद है क्योंकि लाइफ के लिए जितने भी चीज़ ज़रूरी है, जो भी एलिमेंट लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, सब यहाँ पे प्रेजेंट है। अर्थ का सरफेस जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स जोन है। इसको मेनली 3 कंपोनेंट में बांटा गया। लिथोस्फीयर, दो सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, यानी जो ज़मीन हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब लिथोस्फीयर का पार्ट है। द गैसियस लेयर डेट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे अर्थ मान लीजिए कि ये स्फीयर ऐसे अर्थ है, तो इसके चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, एक हवा का ब्लैंकेट है, ये जो है हवा का एक लेयर है मोटा सा, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द गैसियस लेयर डेट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड, जहाँ पे कई तरह के गैस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी बहुत तरह के गैस हैं। और आपको पता होगा कि अर्थ का लगभग 79% जो है वाटर है और 21% ही जो है ज़मीन है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, इतना ज़्यादा पानी होने के कारण। तो पानी वाले एरिया को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में वाटर का सारा फॉर्म आता है, वाटर हो, वाटर वेपर हो, आइस हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी, लिक्विड वाटर नहीं, पानी का कोई भी फॉर्म, यहाँ तक कि आइस और वेपर भी। बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों कंबाइन करता है। जहाँ पे तीनों कंबाइन करता है वहाँ पे बायोस्फीयर होता है। एक पिक्चर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं।
आते हैं, आइए नीचे हम दिखाते हैं, एक मिनट। जैसे यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है जो पहाड़ हो गया या फिर जो ज़मीन वाला हिस्सा हो गया, ये हाइड्रोस्फेयर है, और जो एरिया जहाँ पे तीनों चीज़ कंबाइन कर रहा है उसको हम लोग बायोस्फेयर बोलेंगे। लाइफ बायोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, कोई एक चीज़ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर सिर्फ रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट करेगा, या फिर सिर्फ लिथोस्फेयर रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे सारा चीज़ रहेगा, तीनों कंपोनेंट जहाँ पे एक जगह आएंगे तो वहाँ पे बायोस्फेयर का अलग, और बायोस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो चलते हैं हम अपने पहले पेज की तरफ। तो एक एक करके पढ़ते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। इट कंप्राइजेज ऑफ द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल डेट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विद सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहा है कि लिथोस्फेयर अर्थ के सॉलिड पोर्शन को बोलते हैं। इसमें सॉइल का एक थिन लेयर है जिसमें न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो ऑर्गेनिज्म को जो है हेल्प करता है। जैसे हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है। जैसे जो शाकाहारी आदमी हो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, और जब हम लोग मीट खाते हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जानवर पेड़ पौधा तो खाता है। तो और पेड़ पौधा कहाँ से आता है? सॉइल से आता है, यानी कि सॉइल लाइफ को यहाँ सपोर्ट करता है। अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसको मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन्स। यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, एक कॉन्टिनेंट होता है, एक ओशियन बेसिन होता है, मतलब कि समुद्र वाला हिस्सा होता है। समुद्र जैसे ऐसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी यहाँ से अगर नीचे एक ज़मीन तो रहता है ना, कहीं तो एक उसका लास्ट पॉइंट होगा, वहाँ पे ज़मीन होगा, है ना, ऐसे होता है ऐसे। तो एक कॉन्टिनेंट हो गया इधर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, और यहाँ से पानी भर जाता है तो समुद्र हो गया। तो समुद्र का लास्ट पॉइंट होगा वो भी तो ज़मीन ही होगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिथोस्फीयर को दो पार्ट में बांटते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन में बांटते हैं। जो समुद्र का पानी है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेंस सेम एवरीवेयर। समुद्र का पानी हर जगह सेम होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम लेवल ऑफ द सी, और सी लेवल से ही किसी ज़मीन का ऊंचाई को नापा जाता है। जैसे बोला जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर ऊंचा है, तो कहाँ से ऊंचा है? सी लेवल से ऊंचा है, यानी उसको सी लेवल से मेजर किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे वही चीज़ बताया गया कि जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है, तो कहाँ से ऊंचा है? सी लेवल से ऊंचा है। वहीं पे यहाँ पे एक टर्म दिया है, जो सबसे ज़मीन पे जो सबसे गहरा जगह है ना, सबसे ज़्यादा गड्ढा कहाँ पे है, तो है इतना मीटर का है ना, 11,022 मीटर का है, और ये पैसिफिक ओशन में है। कहाँ है? पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्जे इंडिया के थे। दो नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्जे इंडिया के थे। ये दोनों पहले आदमी थे जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किए, मतलब कि किसी भी तरह के आदमी में हर पूरे देश में, पूरे दुनिया में पहला आदमी कौन था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्जे इंडिया के, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किए थे। कब किए थे? तो 29 मई 1953 में, है ना। और फर्स्ट वुमेन कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो मई 1975 में वो क्लाइंब की थी, जुंको तबई नाम था उनका, वो जापान की थी, जुंको तबई। और इंडिया की तरफ से पहली महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल थी, और 1984 में 23 मई 1984 को क्लाइंब किए थे माउंट एवरेस्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें। आइए कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। तो दुनिया में 7 मेजर कॉन्टिनेंट है। कौन कौन है? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट है। और मतलब कि जैसे आपको हम बताए थे कि ग्लोब में एक लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये चैप्टर 2 में पढ़ाया गया है, आप नहीं देखे तो दोबारा देख लें। इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो कॉन्टिनेंट अधिकांशतः जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ज़मीन का बहुत कम हिस्सा जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, अधिकांशतः जो हिस्सा है नॉर्थ वाले पोर्शन में, साउथ वाले में थोड़ा कम हिस्सा है, मतलब ज़मीन का कुछ कम पोर्शन है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये अर्थ का लगभग 1/3, मतलब कि अर्थ में यदि अर्थ का जितना भी लैंड है
उसका 1/3 एशिया में ही है। एशिया कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर किसको बोलेंगे, जैसे ये देखिए इक्वेटर है, ऐसे ये प्राइम मेरिडियन हुआ है ना, ऐसा प्राइम मेरिडियन हुआ। तो ये जो पोर्शन होगा इधर वाले को ईस्टर्न, इधर वाले को वेस्टर्न बोलेंगे। इस लाइन से यदि देखें तो ऊपर वाले का नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ। यदि इस वाले लाइन से देखें तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, है ना। तो एशिया यहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे हम अभी रेड मार्क कर रहे हैं, यहाँ जो पोर्शन है। तो क्या हो गया, एशिया कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कंटिनेंट से पास करता है। आपको हम बताए थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, एक बार हम फिर बता देते हैं। इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, इस तरीके से होता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका कितना डिग्री, मतलब कितना डिग्री लैटीट्यूड है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि नहीं पता है तो वीडियो देखिए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कंटिनेंट से पास करता है। एशिया जो है यूरोप के द्वारा सेपरेटेड होता है यूराल माउंटेन से। यूराल माउंटेन एशिया के वेस्ट में है, और एशिया और यूरोप के कंबाइंड लैंड मास को हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। अभी हम मैप में देखेंगे इसको, यूरेशिया क्या होता है। यूरोप क्या है, यूरोप काफ़ी छोटा है एशिया से। यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एशिया के वेस्ट में पड़ता है, यूरोप 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है, 3 साइड से। इससे आर्कटिक सर्कल पास करता है। अभी हम जैसे बनाए थे यहाँ पे एक आर्कटिक सर्कल था, नीचे अंटार्कटिक सर्कल था, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर। तो यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास करता है। मैप में भी हम देखेंगे, सारे कॉन्टिनेंट को एक एक करके देखेंगे। अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। जैसे भी हम पढ़े ना कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो दूसरा नंबर पे अफ्रीका है। इक्वेटर 0 डिग्री जो है इसके लगभग बीचे बीच से पास करती है। यही एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जहां से तीनों लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों लाइन पास करती है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मतलब इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। हालांकि इक्वेटर के नीचे भी ये है, क्योंकि इसमें तीनों लाइन पास करता है, जैसे हम पहले ही बताएं। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट है, अफ्रीका में ही लोकेटेड है। अफ्रीका को लगभग चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। लगभग मतलब पूरी तरह से नहीं घिरा हुआ है, लगभग चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा नदी, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा नदी की बात हो रहा है, सबसे बड़ा नदी की नहीं। तो सबसे लंबा नदी नील नदी है, जो अफ्रीका में फ्लो करती है। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका तीसरा बड़ा प्लेनेट है, मतलब एरिया में अफ्रीका से छोटा है, तीसरा बड़ा प्लेनेट है। और ये इस्थमस, यहाँ पे एक टर्म आया, इस्थमस किसको बोलते हैं। तो जैसे एक लैंड है, ये भी एक लैंड है ना, इधर पानी इधर पानी, ये दोनों लैंड के बीच में एक पतला सा जो लैंड होता है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस ऑफ पनामा से ये सदर्न अफ्रीका से, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है। इस्थमस क्या होता है, तो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पतला सा ज़मीन जो 2 बड़े ज़मीन के टुकड़ा को जोड़ता है, उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जैसे हम अभी यहाँ पे बताए थे ऐसे कि इक्वेटर हो गया तो ये नॉर्थ है, साउथ हो गया, यदि प्राइम मेरिडियन है तो ईस्ट, ये वेस्ट हो गया। तो अमेरिका यहाँ पे है, तो ये कहाँ पड़ेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा और नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ेगा। इसके भी 3 तरह, इसके 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, इसके चारों ओर भी 3 ओशियन है। यहाँ पे आप देखिए जैसे इस्थमस क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप में हम देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है जो ग्रीन कलर में है, येलो कलर में जो साउथ अमेरिका है, और इसको बीच में एक पतला सा है जो ज़मीन जो टुकड़ा यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, इसको इस्थमस बोलते हैं, जहाँ पे भी एरो है। तो इस्थमस यही होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेज। और इसी का उल्टा स्ट्रेट होता है। जैसे अभी हम क्या बोले कि एक लैंड मास है, ये ज़मीन है, ये भी एक ज़मीन है, इसको जो जोड़ रहा है इसको इस्थमस बोलते हैं। लेकिन ये जो है यदि ओशियन रहता, ये भी ओशियन रहता, इसको जो जोड़ेगा उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, STRAIT। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेट है, इधर भी एक वाटर बॉडी है, इधर भी एक वाटर बॉडी है, इधर भी एक वाटर बॉडी है। तो ये जो हो गया ये स्ट्रेट हो गया, ये जो पोर्शन हो गया स्ट्रेट हो गया, और वहाँ जो था वो इस्थमस था, है ना। तो इस स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट इज अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज, है ना, 2 वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले को हम लोग इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस्थमस और स्ट्रेट में अंतर समझ में आया होगा। इस स्ट्रेट का क्या नाम है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। द नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, आप गूगल से सर्च करके या फिर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका जो है ये पोर्शन है लगभग सदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। और इसके चारों तरफ 2 ओशियन है, एक ओशियन इधर है और एक ओशियन इधर है, 2 ओशियन है। यहाँ पे साउथ अमेरिका का ही मैप है। एंडीज माउंटेन जो है दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया का,
और इसमें ये किनारे में नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो है एंडीज माउंटेन यहाँ पे किनारे पे है, ऐसे है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ये जो है ये साउथ अमेरिका है, तो एंडीज माउंटेन एकदम किनारे पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये साउथ अमेरिका के बारे में पढ़े। अमेजोन रिवर जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नाइल नदी जो है, नील जो है दुनिया की लंबी नदी है, और अमेजोन जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, मतलब पानी के फ्लो के आधार से, मतलब सबसे ज़्यादा पानी इसमें फ्लो करता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। मान लीजिए कि वर्ल्ड का मैप है तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है अंटार्कटिका, ये भी साउथ हेमिस्फीयर में भी है, और ये सब बहुत मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है। जो साउथ पोल है वर्ल्ड का, मतलब अर्थ का जो साउथ पोल है, इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के एकदम बीचों बीच में है साउथ पोल। यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कोई आदमी नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे कंट्री का रिसर्च स्टेशन है, मतलब वहाँ पे जाकर रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे कौन कौन सा जीव जंतु पाया जाता है। इंडिया का भी 2 वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, एक का नाम मैत्री, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंडिया का 2 रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट टर्म आता है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। लगभग 71% वाटर है और 29% अर्थ है, मतलब कि ज़मीन है। या आप बोल सकते हैं ऐसे कि यदि हम लोग उसको 4 टुकड़ा में बांटे तो 3/4 लगभग वाटर है, 1/4 लगभग ज़मीन है। ऐसे हाइड्रोस्फीयर में हर चीज़ आता है, जैसे हम पहले बताए वाटर का सारा फॉर्म आता है, ठीक है। लेकिन अर्थ का भी जितना वाटर है, अर्थ पे जो भी वाटर है उसका 97% लगभग ओशियन में ही है, मतलब कि अर्थ का जितना पानी है उसका 97% समुद्र में है। और समुद्र का पानी क्या होता है, नमक घुला रहता है, यानी सैलाइन होता है, खारा पानी होता है, आदमी उसको पी नहीं सकता, इसलिए वो हमारी यूज के लायक नहीं है। तो जो भी फ्रेश वाटर है वो तो ग्लेशियर में है, लेक में है, या फिर अंडरग्राउंड है ना। तो इसलिए हम लोग को पानी को यूज करना चाहिए, संभाल कर यूज करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो ब्लू प्लेनेट होते हुए, ब्लू प्लेनेट है अर्थ, फिर भी यहाँ पे पानी की अब कमी होते जा रहा है। यहाँ पे एक वर्ल्ड का रफ मैप है, ऐसा बोल सकते हैं। वर्ल्ड का मैप ऐसा नहीं होता है। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये अंटार्कटिका है ना, इस तरीके से है। ओशियन के बारे में पढ़ना है। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियन जो है हाइड्रोस्फीयर का बड़ा मतलब बड़ा पार्ट है। 3 मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, वेव, टाइड्स एंड ओशियन करंट। पानी वहाँ पे कैसे फ्लो करता है, या तो वेव के फॉर्म में, या फिर जब टाइड आता है, टाइड क्या होता है आगे वाले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, और ओशियन करंट के फॉर्म में। 5 मेजर ओशियन है, 7 कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा 7 कॉन्टिनेंट है और 5 मेजर ओशियन है। ओशियन कौन कौन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियन है, और इस साइज के आधार पे सबसे बड़ा पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक, तीसरा है इंडियन। अब बारी बार से एक एक करके पढ़ते हैं। पैसिफिक जो है सबसे बड़ा ओशियन है, ये लगभग अर्थ के 1/3 हिस्से पे फैला हुआ है। और मैरियाना ट्रेंच जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट जगह है, सबसे गड्ढा जगह है, वो जो है मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। ये लगभग सर्कुलर है शेप में। पैसिफिक ओशन क्या है, पैसिफिक ओशन जो लगभग सर्कुलर शेप में है। और इसके चारों तरफ कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। 4 कॉन्टिनेंट इसके चारों तरफ है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अटलांटिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं तो एस शेप में, अटलांटिक ओशियन एस शेप में। तो यदि पूछा जाए आपसे कि एस शेप का कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो अटलांटिक ओशियन है। इसके ऊपर में नॉर्थ अमेरिका और नीचे में साउथ अमेरिका है। और इसका जो किनारा है, इसका जो किनारा होता है हाईली इंडेंटेड होता है, मतलब काफ़ी तिरछा होता है, ऐसा रफ होता है, इसलिए काफ़ी अच्छा हार्बर यहाँ पे बनता है। हार्बर, नेचुरल हार्बर बहुत अच्छे तरीके से अटलांटिक ओशन में बनता है। क्यों, क्योंकि इसका जो किनारा है, इसका जो बीच है काफ़ी इंटेंडेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, है ना। जो अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है काफ़ी टेढ़ा है, काफ़ी तिरछा है। तो इसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरल हार्बर काफ़ी अच्छा होता है। दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज़्यादा बिजी है इसमें जहाज़ चलने के मामले में। इंडियन ओशन क्या है, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जो किसी देश के नाम पे है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रैंगुलर। इससे ओशियन का शेप लगभग ट्रैंगुलर है। पहला वाला गोल था पैसिफिक, दूसरा एस है, ये ट्रैंगुलर है ना। इन द नॉर्थ इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट अफ्रीका एंड इन ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ में इसके एशिया है,
वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। सदर्न ओशन इंसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। सदर्न ओशन कहाँ पे है, मैप में भी दिखाएंगे। ये अंटार्कटिका का इंसर्कल किए हुए हैं और 60 डिग्री लैटिट्यूड के जो है ऊपर में एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। जो 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर में है, मतलब इंडियन ओशन से नीचे और 60 डिग्री से ऊपर। आर्कटिक ओशियन जो है आर्कटिक सर्कल के पास है, नॉर्थ पोल के पास है, और ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बेरिंग स्ट्रेट से। अभी हम बताए थे कि बेरिंग स्ट्रेट क्या होता है, तो एक वाटर बॉडी है, अभी एक वाटर बॉडी, इसको ज्वाइन करने वाला जो रहेगा उसको हम लोग स्ट्रेट बोलेंगे। तो उसी तरह से पैसिफिक ओशियन एक तरफ है, नीचे वाला पैसिफिक ओशियन, ऊपर वाला आर्कटिक ओशियन, और बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, ये दोनों ज्वाइंट है। अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ गैस का एक लेयर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। दिस थिन ब्लैंकेट इज इंटीग्रल, मतलब कि हर जगह सेम है, लेकिन इसका डेंसिटी कम होते रहता है। हम लोग के हवा प्रोवाइड करता है और भी कई हार्मफुल रे से बचाता है। जैसे इसमें एक ओजोन लेयर होता है, यह स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है, यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है जो अल्ट्रा वायलेट रे को अर्थ पे आने से रोकता है। अल्ट्रा वायलेट रे स्किन कैंसर का कारण है। इसके डिफरेंट लेयर को देख सकते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, हम लोग जो रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर आता है मीजोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। इसका हाइट, एटमॉस्फेयर का हाइट लगभग 1600 किलोमीटर है। इसको 5 लेयर में बांटा गया है, जैसा कि हम बताएं। सबसे नीचे थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में सारा गैस है। और सारा गैस मतलब कि जितना भी गैस है उसका अपना अपना यूज है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन है तो फालतू है, ऑक्सीजन का ही सिर्फ ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन हम लोग को मदद करता है ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में। नाइट्रोजन जो है मदद करता है, नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में नाइट्रोजन मदद करता है। पेड़ पौधा के लिए नाइट्रोजन यूजफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ को गर्म करता है। यदि अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो अर्थ काफ़ी ठंडा हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, ये सन है, सन का लाइट जब अर्थ पे आता है तो अर्थ उसको वापस रिटर्न करता है। तो रिटर्न करते समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक देता है, पूरा लाइट को नहीं रिटर्न होने देता है। तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो अर्थ सारा लाइट को रिटर्न कर देता है, तो अर्थ काफ़ी ठंडा हो जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना ज़रूरत है ना। और प्लांट का भी यूज होता है उससे, प्लांट भी उससे फोटोसिंथेसिस करता है। हाँ, ऊपर जाते हैं तो अर्थ जो एयर का डेंसिटी है वो कम होते जाता है। एयर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है सी लेवल पे, और ऊपर जाने पे कम होते जाता है। इसीलिए जो क्लाइंबर होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो ऑक्सीजन लेकर के जाना पड़ता है, उनको सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है। एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो वो प्रेशर कम होते जाता है ना। तो हवा जो है, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, और इसी को विंड बोलते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। पहले हम बता चुके बायोस्फीयर क्या होता है, कि जहाँ पे तीनों एक चीज़ एग्जिस्ट करता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर में ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। बायोस्फीयर में बहुत सारे तरह के जीव जंतु रहते हैं, छोटे से बड़े जीव जंतु। एक अमीबा काफ़ी छोटा होता है और हाथी काफ़ी बड़ा होता है। तो हर तरह के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। और सारा जो जीव जंतु है एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मछली है, फिर उसके बाद और बड़ा मछली है, आदमी है, जानवर है ना, सब एक दूसरे से ज़रूरत है, सबका एक दूसरे से ज़रूरत है, सब एक दूसरे को हेल्प करता है। यानी सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ऐसा नहीं कोई इंडिपेंडेंट है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मेनली उसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्लांट, एक एनिमल, है ना। तो प्लांट, एनिमल सब एक दूसरे से लिंक्ड है। हम लोग एनिमल, आदमी भी एनिमल में ही आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, यदि हम लोग किसी एक चीज़ को कम करते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं एक डिजास्टर के बारे में दिया गया है कि जैसे ये जो है प्लांट है, एनिमल है। एनिमल क्या करता है, आदमी क्या करता है, पौधा को रोपता है, पानी देता है ना, फिर पौधा उसके बदले में खाना देता है। तो एक दूसरे से ज़रूरत हुआ, इसका ज़रूरत है, इसका ज़रूरत ये है। तो यदि हम किसी का एक का भी पॉपुलेशन कम कर देंगे
तो फिर पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ने से ही डिजास्टर आता है, सुनामी आता है, भूकंप आता है और भी कई तरह का होता है। तो उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है कि एक सुनामी के कारण, है ना, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड। जब सुनामी आता है तो ज़मीन डूब सकता है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड का कुछ हिस्सा जो है 2004 के सुनामी में डूब चुका है। इंडस्ट्री के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है। हम लोग अभी पढ़े कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है तब वो फिर हार्मफुल हो जाता है। तो इतने सारी इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल के कारण कार्बन इमिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। तो इसलिए हम लोग को बैलेंस बना करके रखना चाहिए। उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यदि जब टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और भी डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस के कारण, तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसलिए रिसोर्सेज का काफ़ी समझ कर यूज करना चाहिए, लिमिट में यूज करना चाहिए। आइए एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं ना। तो ये वर्ल्ड मैप में है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं जो येलो कलर में है एशिया है ना। यहाँ पे जो है यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये ग्रीन कलर में अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। अब एक एक करके देखते हैं पहले कॉन्टिनेंट को। जैसा कि हम बताए थे कि एशिया जो है उसके नीचे इंडियन ओशन है और एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा माउंटेन है, यूराल माउंटेन। तो यहाँ पे एक यूराल माउंटेन है। इस पूरे लैंड मास को, ये जो लैंड मास बन रहा है इसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूराल माउंटेन है, यहाँ पे जो लाइनिंग दिखाया गया है ये जो है यूराल माउंटेन है, ये यूराल माउंटेन है। उसके बाद यहाँ पे आता है यूरोप, ये यूरोप है। इसके बारे में क्या बताए थे कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इधर बस एक माउंटेन है, बाकी तीनों तरफ पानी है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है अफ्रीका। इसके बारे में बताया गया था कि लगभग ये पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो देखिए इधर भी पानी, 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 लेकिन इधर थोड़ा सा ज़मीन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन है, इधर पानी है। तो लगभग ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पूरी तरह से नहीं। ये आइलैंड नहीं बोला जा सकता है। आइलैंड का मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और तो जो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है जिसको हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये जो है इसको इस्थमस बोलते हैं, यहाँ जो दिख रहा है ये इस्थमस बोलते हैं। तो ये 3 तरफ से है घिरा हुआ। नॉर्थ अमेरिका जो 3 तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से, ये 2 तरफ से घिरा हुआ है इस तरीके से। ये पैसिफिक, अब ओशियन के बारे में देख लेते हैं। तो ये पैसिफिक ओशियन है इधर। पैसिफिक ओशन दोनों तरफ मिलेगा क्योंकि अर्थ गोल है ना, ये तो मैप है फ्लैट किया हुआ है। यदि हम लोग इसको ऐसे मोड़ देंगे तो इधर भी पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक, दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। तो पैसिफिक स्फीयर लगभग स्फीयर है, ये एस के शेप में है ना। इंडियन ओशन लगभग ट्रायंगुलर है, इधर में एशिया है, इधर अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। इसके नीचे जो ओशियन है ये सदर्न ओशियन है ना। 60 डिग्री तक, 60 डिग्री लाइन जो यहाँ है, और इंडियन ओशन के ऊपर तक ये सदर्न ओशियन है। और यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन हो गया। आई थिंक सारा चीज़ हम देख लें। हाँ, एक एंडीज माउंटेन था, तो एंडीज माउंटेन इस तरीके से साउथ अमेरिका में ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो हम लोग अभी क्या क्या देखें, एशिया, यूरोप, दोनों के बीच में जो यूराल माउंटेन है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर है। जैसे हम बताए थे कि अफ्रीका ही एक ऐसा कंटिनेंट है जिसे तीनों लाइन पास करता है। तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इससे तीनों लाइन पास कर रहा है, अफ्रीका से तीनों लाइन पास कर रहा है ना। यदि साउथ अमेरिका से देखें तो मात्र 2 ही लाइन पास कर रहा है। एशिया में सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इससे तीनों लाइन पास करता है अफ्रीका। नाइल रिवर जो बोले थे दुनिया का सबसे लंबा नदी यहाँ पे फ्लो करता है, ये नाइल रिवर है, ये जो है नाइल रिवर है। अमेजॉन रिवर यहाँ पे है, साउथ अमेरिका में फ्लो करता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी है ना। तो आई थिंक सब कुछ हम लोग देख लिए मैप में, जो भी हम लोग पढ़े थे अभी। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का 4 डोमेन क्या क्या है, तो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, चारों का नाम लिखना है। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, तो ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। नेम द 2 कॉन्टिनेंट डेट लाई इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, 2 कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो लिखेंगे हम लोग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जो भी हम ऊपर पढ़ाए थे, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरीके से।
नेक्स्ट है वाई द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, क्योंकि अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है, इसलिए ऊपर से मतलब स्पेस से देखने में ब्लू दिखता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। वाई द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि उसमें ज़मीन का मात्रा ज़्यादा है। जैसे इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर ज़मीन ज़्यादा है ना, पानी कम है, नीचे वाले में पानी कम ज़्यादा ज़मीन कम है, तो इसलिए ऊपर वाले को लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी होता है, पानी भी होता है, हवा भी होता है, ज़मीन भी होता है ना। आगे टिक करना है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है, तो यूराल माउंटेन होगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। मतलब थर्ड आंसर होगा यूराल माउंटेन। द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू द साउथ अमेरिका बाई ए इस्थमस, है ना। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज, सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन 28%। द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज, सॉलिड रॉक किस में होता है, लिथोस्फीयर में होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, एशिया, सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, ऐसे है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। द ओशियन इज नेम्ड आफ्टर कंट्री, इंडियन ओशन होगा यहाँ पे। द फिर खाली जगह द नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट इज सपोर्ट अ लाइफ, मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करता है बायोस्फीयर है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज, यूरोप और एशिया को टुगेदर यूरेशिया बोलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ 5वां चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।